तेरे माथे तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा। आ जाओ आज पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, यानी कि जो अधातु होते हैं उनके क्या क्या रासायनिक गुणधर्म होते हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इससे पहले जो है हम धातुओं के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं ये सब समझा चुके हैं कि धातुओं को जलाते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, जल में डालते हैं तो क्या बनाते हैं, अम्लों के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या बनता है, फिर उसके बाद से धातुओं के लवणों के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या बनता है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अधातुओं के क्या क्या रासायनिक गुणधर्म होते हैं, यानी कि जब उनको किसी चीज में डालेंगे तो क्या क्या अपने अंदर चेंजेस करके क्या क्या नया चीज बनाएंगे। ये सारे प्रॉपर्टी क्या कहलाएंगे, रासायनिक गुणधर्म कहलाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जितने भी अधातु होते हैं नॉन मेटल हो गए, जैसे कौन से, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फिर उसके बाद से फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, ये सब नॉन मेटल है। इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी पाया जाता है जानते हो। सबसे पहला प्रॉपर्टी पाया जाता है कि यह इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इनके अंदर होता है, इसलिए जब भी इनके सामने इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको ग्रहण करके खुद को रिआयनित कर लेते हैं। खुद का पूरा पूरा इनका एटम जो होता है आयनित हो जाता है, लेकिन माइनस चार्ज में। जैसे कैसे हो जाता है, हम बात कर लेते हैं। जैसे सबसे आसान जैसे किसको ले लेते हैं, क्लोरीन को ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ इससे थोड़ा विस्तार से समझ में आएगा। तो क्लोरीन का जो एटम होता है, बात करें ये कैसे रिडायरित होगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ध्यान से समझिए। तो क्लोरीन का यह एटम हो गया, इसके नीचे सॉरी इसके नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है उसके ऊपर, वो उदासीन होता है। तो प्रोटॉन की बात कर लें तो क्लोरीन एटम की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके नाभिक में 17 जो है प्रोटॉन रहेंगे और चारों तरफ 17 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाएंगे। इसके कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे भैया, 17 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। देखिए, जनरली जितने भी एटम्स हैं वो अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम सेचुरेटेड हो जाए, आराम से शांति से बैठ के ऐश करेंगे। तो हर एक एटम यही चाहता है। उसी प्रकार क्लोरीन जो धातु है ये भी अपने आप को सेचुरेटेड करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं, एकदम अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यह अस्थायित्व को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो जब इनका बाहरी जो कक्षा होता है, नील्स बोर ने अपना सिद्धांत दिया था कि कोई भी एटम अस्थायित्व तभी प्राप्त करता है, माने आराम से शांति से बैठ जाकर चक्कर पकड़ नहीं करेगा, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, तभी जब उसके एटम में उसका जो आउटर मोस्ट सेल है, यानी सबसे बाह्यतम कक्ष है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। यदि उसके बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो शांत रहेगा। तो लेकिन देखिए 17 क्लोरीन की बात करते हैं, तो जितने भी जो है नॉन मेटल है वो भी अनसेचुरेटेड होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। वो अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्राप्त करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करते हैं तब वो सेचुरेट ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तब शांत हो जाते हैं। लेकिन देखिए, क्लोरीन के ऊपर बात करते हैं कैसे, मतलब ये रिडायनित होते हैं ये बता रहे हैं। देखिए, इसका एटॉमिक नंबर है कितना, 17। तो पहले सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 2, उसके बाद होंगे कितना, 8, ठीक है, 10 हो गए। ये पहला सेल हो गया। के सेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गए, यल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर यम सेल में कितने आ जाएंगे, देखिए 2 8 10, और यम सेल में हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए, अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 गो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना त्यागेगा अपना लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचाने के लिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो इसके न्यूक्लियस के पास नहीं है। तो कहेगा सबसे आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना। तो इसलिए क्या करते हैं, जनरली जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं और धातुएं होती है, उनके बाह्यतम जो कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा ही रहते हैं, लेकिन 8 से कम रहेंगे। 4 से ज्यादा रहेंगे लेकिन 8 से कम रहेंगे। इसी कारण से जो है उनके अंदर यह प्रॉपर्टी पाया जाता है कि जब 4 से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ग्रहण करेंगे, जनरली त्यागेंगे नहीं। क्योंकि 4 से ज्यादा है तो इसका मतलब जो होता है 8 जो नंबर है, 8 का आधे से ज्यादा है, तो उस समय जो है पूरा आधे से ज्यादा नंबर को त्यागेंगे थोड़ी ना, इलेक्ट्रॉन उस समय ग्रहण करना आसान रहेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आ जाता है तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो ये उसको ले करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तब लास्ट जो इसका सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन हो जाता है 8। अब जो है
ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये सेचुरेटेड हो जाता है। सेचुरेटेड करने का मतलब शांत हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा क्या, माइनस। इलेक्ट्रॉन अपने आप को जो है शांत करने के लिए इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण कर लिया, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस। ठीक है, जैसे मान लीजिए 17 प्रोटॉन कितना है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितना है, 17 है, लेकिन चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या तो भैया 18 हो गई ना, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना। हम क्या जाने थे कि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 17 होता है। इसका मतलब यह होता है कि 17 प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आ जाने से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। तो मात्र उतने ही एक ही इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज का इसके ऊपर आने की वजह से अब इसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन नहीं है एक और कि इसको भी मतलब न्यूट्रल कर दे, क्योंकि प्रोटॉन क्या करता है, हर एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके रखता है। कैसे पकड़ता है, अपने चार्ज से पकड़ करके रखता है, जिसके कारण से जो है एक विद्युतीय वाहक बल होता है जो इनको चक्कर लगाते रहे, मतलब इनको घुमाते रहता है, इनके बीच अट्रैक्शन होता है। लेकिन अब एक्स्ट्रा इसके पास प्रोटॉन नहीं है कि उसके जो नया इलेक्ट्रॉन आया उसको पकड़ करके चक्कर लगवा सके, तो इसलिए वो खुला घूमेगा। है हम तो खुले हैं, हम तो स्वतंत्र हैं, उसी में चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन भी रहेगा उसी में चक्कर लगाएगा, लेकिन इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए प्रोटॉन एक्स्ट्रा में है नहीं, तो इस कारण से पूरा पूरा एटम को ये क्या कर देगा, ऋणावेशित कर देगा। कैसे कर देगा, ऋणावेशित कर देगा। कैसे कर देगा, क्योंकि 17 प्रोटॉन पहले से ही 17 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर चुका है अपने चार्ज से, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को जो है न्यूट्रल करने के लिए इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा प्रोटॉन नहीं है, जिस कारण से क्या हो जाएगा, पूरा एटम ऋणावेशित हो जाएगा। तो इसीलिए जनरली जो देखा जाता है नॉन मेटल के अंदर यह प्रॉपर्टी कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद खुद को पूरा ऋणावेशित कर लेते हैं, निगेटिव चार्ज में पूरा पूरा एटम को कर लेते हैं। है समझ में? हाँ, तो इसलिए क्या होता है, जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनके अंदर यह प्रॉपर्टी पाया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद खुद को क्या कर लेते हैं, ऋणावेशित कर लेते हैं। तो यह फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, कि यह इनसोल्यूबल होते हैं, ये पानी के अंदर घुलेंगे नहीं। ठीक है, ये पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। जब इनको जैसे कोई भी ले, जैसे कार्बन देखे हो, कार्बन कोयला देखे हो, कार्बन है, ठीक है, इसको पानी के अंदर अगर तुम लोग घोलोगे, पानी के अंदर अगर जैसे मान लीजिए पानी है, इसके अंदर घोलोगे तो घुलेगा नहीं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी नॉन मेटल के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी ये देखी जाती है, क्या, ये पानी के अंदर घुलता नहीं है। पहला प्रॉपर्टी क्या, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण के खुद को ऋणावेशित कर लेता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, ये पानी के अंदर नहीं घुलता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी समझते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी क्या, ये देखिए, हाँ, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि जब इसको जलाते हैं तो ये खुद को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि जब भी हम नॉन मेटल को जलाएंगे तो नॉन मेटल का ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम कार्बन के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं तो कार्बन को ही ले लेते हैं। जैसे कार्बन है, यह कार्बन है, इसको जब हम गर्म करेंगे, जलाएंगे तो कार्बन का ऑक्साइड बनकर के क्या तैयार हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर है, सल्फर को जलाएंगे, गर्म करेंगे तो ये तैयार हो जाएगा किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड में। ठीक है, नाइट्रोजन को जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या समझे, धातुओं को जलाते हैं तो क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, धातुओं का ऑक्साइड बनता है। तो इस तरह से तीन प्रॉपर्टी हम लोग ने जान लिया। पहला बात क्या कि इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, खुद को ऋणावेशित कर लेते हैं। दूसरी बात क्या, जल में नहीं घुलते हैं। तीसरी बात क्या कि धातुओं को जब जलाते हैं तो अधात्विक ऑक्साइड यानी नॉन मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है। अंडरस्टैंड? अब देखिए, इनके जो ये ऑक्साइड होते हैं ना, जितने भी अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, इनमें कुछ विशेष प्रॉपर्टी पाया जाता है। क्या पाया जाता है कि सभी अधातुओं के ऑक्साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए सभी अधातुएं जो होती हैं, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन कुछ अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं जल में घुल करके अम्ल बना देते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलेगा तो ये बना लेगा कार्बोनिक अम्ल, यानी कि H2CO3 बना लेगा। ठीक है, पानी में घोलेंगे तो थोड़ा इसको ठीक से कर लेते हैं, 1 मिनट। इनको जलाया तो ऑक्साइड बन गया। अब देखिए इनके ऑक्साइड में क्या प्रॉपर्टी पाया जाएगा, यानी अधातुओं के ऑक्साइड में यह प्रॉपर्टी पाया जाएगा कि जब इनको पानी के अंदर घोलेंगे तो क्या बना लेंगे, अम्ल बना लेंगे। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम जल में घोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड तुम जानते हो जल में घुलनशील होता है? नहीं होता है, पानी में घुलता नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, उसी में बार बार पेर पार करेंगे ना, पानी के अंदर जहाँ बार बार कार्बन डाइऑक्साइड डालते जाएंगे तो जब गाढ़ा हो जाएगा पूरा विलयन, तो उस समय बन जाएगा क्या भैया, कार्बनिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बनिक अम्ल, यानी कि
कार्बनिक अम्ल यानी H2CO3 का निर्माण हो जाएगा। जनरली जो होते हैं हम बता चुके हैं आपको, हम आपको बता चुके हैं कि जनरली सभी अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी में घुलते नहीं है, लेकिन कुछ ही अधातुओं के ऑक्साइड ऐसे हैं जो पानी में घुल करके क्या बना लेते हैं, अम्ल बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुला तो कार्बनिक अम्ल यानी कि H2CO3 का निर्माण कर लिया। उसी प्रकार से जो है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को जो है पानी के अंदर जब घोलेंगे तो यह बना लेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बना लेगा भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2CO3 का सॉरी H2SO4 का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। ठीक है, उसी प्रकार आप जैसे कि नाइट्रिक अम्ल सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ले लीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन डाई नहीं, इसकी संयोजकता कितनी होती है, इसकी संयोजकता 3 होती है ना नाइट्रोजन। अच्छा हाँ, कभी कभी डाइऑक्साइड भी बना लेते हैं, कभी कभी ट्राइऑक्साइड भी बना लेते हैं, ऐसा देखा गया है। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी क्या है, एक अधातु का ऑक्साइड है। इसको भी जब हम लोग पानी के अंदर घोलेंगे, पानी के अंदर घोलेंगे तो ये क्या बना लेगा, ये HNO3 बना लेगा यानी नाइट्रिक अम्ल बना लेगा। क्या बना लेगा, नाइट्रिक अम्ल बना लेगा। तो क्या समझे, सभी अधातुओं के ऑक्साइड भी जो होते हैं, जिस प्रकार अधातुएं जल में नहीं घुलती हैं, उसी प्रकार कुछ माने बहुत सारे ऐसे अधातुओं के ऑक्साइड है जो पानी में घुलते नहीं है, लेकिन कुछ अधातुओं के ऑक्साइड जो जैसे कि जो हमारे नजर में सबसे ज्यादा पाए माने ऑक्साइड देखने को मिलते हैं, कौन कौन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जनरली हमारे आंखों के सामने दिखाई देते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में। तो ये जो है पानी के अंदर घुलते हैं तो अम्ल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं। तो इस तरीके से कितने प्रॉपर्टी जान गए, 3 प्रॉपर्टी जान गए। पहला प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, ग्रहण करके अपने आप को आयनित कर लेंगे, ऋणावेशित कर लेंगे। दूसरी जान गए कि यह पानी में घुलते नहीं है। तीसरी जान गए कि जब इनको जलाते हैं तो इनके ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, अधातुओं को जलाएंगे तो इनके ऑक्साइड मिल जाएंगे। और चौथी बात जान गए कि अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी में घुलते नहीं है, कुछ अधातुओं के ऑक्साइड पानी में घुल करके एसिड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं यानी अम्ल बना लेते हैं। चलिए अब हम लोग अगली बात जानते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। देखिए इनसोल्यूबल समझा दिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ये भी समझा दिया, उसके बाद से इनको जलाते हैं तो ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब समझेंगे कि बेस, देखिए अधातुओं को जलाया तो ऑक्साइड मिला, उन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया किसका, पानी का। यहाँ वाटर लिखा है ना, लिखा है रिएक्शन इट्स ऑक्साइड विथ वाटर एंड बेस। तो वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो अभी देखा थे हमने अम्ल बना था। अब हम बेस के साथ समझते हैं। तो देखिए जैसे कि कोई एक ऑक्साइड हो गया, कोई भी ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ले लेते हैं भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ध्यान दीजिए जितने भी अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं ना वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी उनके अंदर यह नेचर पाया जाता है कि थोड़ा थोड़ा अपने अंदर जो है अम्लता का गुण ला लेते हैं। जिस प्रकार अम्ल जो है, अम्ल के अंदर जो गुण होता है ना, खट्टापन या फिर अन्य जो भी प्रॉपर्टी हो, केमिकल प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी अपने अंदर यह भी बना लेता है। तो जनरली देखा गया है कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जब ये एसिडिक नेचर के होते हैं तो इनका रिएक्शन बेस से कराया जाता है, किसी क्षार से कराया जाता है। जैसे कि ले लेते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इनका रिएक्शन किसी क्षार से कराया जाता है तो साल्ट एंड वाटर का निर्माण होता है, लवण और जल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इनका रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस में वाटर का निर्माण होगा, H2O का क्या होगा, निर्माण होगा। तो धातुओं के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। उनका रिएक्शन यदि बेस से कराएंगे, क्षार से कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल का निर्माण होगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं एक और ऑक्साइड ले लेते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका रिएक्शन हम एक बेस से ले लेते हैं, कोई क्षार लेते हैं जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा भैया, पोटेशियम सल्फेट का निर्माण होगा। ठीक है, बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो पोटेशियम K2SO4, पोटेशियम सल्फेट का निर्माण होगा, प्लस में क्या होगा, H2O यानी जल का निर्माण होगा। तो क्या समझे, ये 5वीं केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखिए कि जब अधातुओं के ऑक्साइड को क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अपने आप को अम्ल की तरह बना लेते हैं। तो अम्ल का क्षार के साथ रिएक्शन होता है तो हम जानते हैं लवण और जल का निर्माण होता है। तो वही हमने देख लिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझेंगे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कि जब हम अधातुओं को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या बनता है। देखिए जितने भी अधातुएं हैं उनमें से सभी की बात नहीं, केवल कुछ अधातुएं जब उनको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है, हाइड्रोजन में उनको डाला जाता है
तो उनसे जुड़ करके उनका हाइड्राइड बना लेते हैं। अधात्विक हाइड्राइड का निर्माण होता है। जैसे कि मान लीजिए ये नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन को अगर हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, और जब जुड़ जाएगा तो अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। देखिए अधातुओं का एक हाइड्राइड फॉर्म तैयार हो गया। ये अधात्विक हाइड्राइड है, इसका नाम है अलग रख दिया गया साइंटिस्टों ने, क्या, अमोनिया। ठीक है, उसी प्रकार सल्फर का रिएक्शन जब हाइड्रोजन से कराएंगे, ये अधातु है, ये हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होगा, निर्माण होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन गैस से कराएंगे तो क्या बनेगा, जल का निर्माण होगा, यानी H2O बनेगा। ठीक है, और कुछ है, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, तो जनरली हम सभी की थोड़ी ना बात कर रहे हैं, कुछ ही अधातुओं की बात कर रहे थे। ठीक है, तो सभी अधातुएं नहीं हाइड्रोजन से जुड़ती हैं, केवल कुछ अधातुएं जो होती है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके उनका हाइड्राइड फॉर्म बना लेती हैं, जिसको अधात्विक हाइड्राइड कहते हैं। उनका अलग अलग नाम रख दिया गया, जैसे अमोनिया हो गया, या हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, या क्या हो गया, जल हो गया, यानी कि H2O हो गया। ठीक है, और कोई अधातु जैसे कि कुछ सूझ रहा हो, जैसे कोई जैसे हम जैसे कार्बन, जैसे कार्बन है, कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बना लेता है, जिसका नाम है CH3, यानी कि मेथेन इसको कहते हैं, CH4 इसको मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथेन। तो देखिए ये भी क्या है, एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया तो हाइड्राइड हो गया, इससे हाइड्राइड हो गया। इसमें हाइड्राइड होने का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ जाना। तो हाइड्रोजन जुड़ करके क्या बना लिया, एक नया एक हाइड्राइड कंपाउंड बना लिया, जिसको क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही जो था वो क्या था, नॉन मेटल का सारा केमिकल प्रॉपर्टी था, जो हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।